हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है एडवोकेसी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए वकालत। अब हम बात करते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किस प्रकार से वकालत करनी है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एडवोकेसी, जिसको हम वकालत हिंदी में बोलते हैं, उसका मीन क्या है, अर्थ क्या है, कितने प्रकार की होती है एंड व्हाट आर द नीड्स ऑफ एडवोकेसी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एडवोकेसी की क्या क्या हम आवश्यकताएं कह सकते हैं कि है। अब आज हम उनको डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं एडवोकेसी की, जैसे मैंने बोला एडवोकेसी इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेसी और हिंदी में हम बोलते हैं वकालत करना। वकालत करना, इसको लैटिन भाषा के शब्द, इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, भाषा के शब्द एडवोकेट से लिया है, जिसका अर्थ एडवोकेट मतलब कि टू ऐड अ वॉइस, मतलब नाम से क्लियर हो रहा है कि एक आवाज को क्या करना है, ऐड करना है। अब ऐड किस भाषा में, किस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब भी हमें लग रहा है कि डिसेबल बच्चों का या जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके प्रति किसी भी प्रकार का नकारात्मक रूप से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, नेगेटिव एटीट्यूड रखा जा रहा है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हो रहा है, या उनको जो भी राइट्स एक नॉर्मल पर्सन को दिए गए हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं, उस स्थिति में क्या करते हैं, ऐड करते हैं वॉइस को, आवाज को उठाते हैं। अब आवाज उठाने का हम सिंपल से कह सकते हैं कि टू add a voice to support a person। अब पर्सन नॉर्मल भी होता है जब हमें लग रहा है कि कोई सामान्य व्यक्ति जो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकता है, उसके लिए भी एज वेल एज। अब हम बात कर रहे हैं जो कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो वो पर्सन में हम लोग जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी या पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी ले सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो कहीं हम कह सकते हैं कि अनेबल है अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने के लिए, या उसके साथ में किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो आवाज नहीं उठा रहा है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। तो हमारा इससे क्या क्लियर हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति के हम कह सकते हैं सपोर्ट करने के लिए, उसको सहायता देने के लिए आवाज को उठाना, उसके अधिकारों को प्रदान करने के लिए। अब हम बात करेंगे कि एडवोकेसी कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ एडवोकेसी, यानी कि वकालत के प्रकार। इसमें सबसे पहले आता है हमारा सेल्फ एडवोकेसी, स्वयं वकालत। अब नाम से हमारा क्या क्लियर हो रहा है, सेल्फ मतलब कि अपने अधिकारों के लिए जब भी किसी व्यक्ति के साथ में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या उसके साथ में कोई गलत तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उस स्थिति में क्या करेगा पर्सन, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा। अब नॉर्मल पर्सन तो अपने अधिकारों को भली भांति जानता है, उनको पता है कि उनको कौन कौन से राइट्स को प्रोवाइड किया गया है और कहाँ उनको अप्रोच करना है उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जहाँ डिसेबल बच्चों की बात आती है तो दे आर नॉट एबल टू, हम कह सकते हैं, टू एडवोकेट देयर सेल्फ, मतलब उनको अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार से एडवोकेसी करनी है वो उनको नहीं पता होती। तो ऐसी स्थिति में जो भी फैमिली मेंबर्स हैं एज वेल एज जो टीचर्स हैं,
उनको चाहिए कि वो अपने जो भी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है या फिर जो दिव्यांग व्यक्ति है उनको प्रशिक्षण दें कि अपने अधिकारों के लिए किस प्रकार से आवाज उठाना है। स्पेशली जब हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चों की बात करते हैं, जिनका बौद्धिक रूप से भी हम कह सकते हैं कि सोचने समझने संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे में कोई जो भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो भी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन सेल्फ एडवोकेसी में हम बोलते हैं कि उस व्यक्ति को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे ASD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो हम लोग जब भी जैसे हम कैसे घर से शुरुआत कर सकते हैं, सबसे पहले तो बच्चे को कंफर्ट जोन में ला सकते हैं। हम एकदम से किसी को कि किस प्रकार से अधिकारों को अपने लेना है या किस प्रकार से आवाज उठाना है, बच्चे ना ही सीख पाएंगे और ना ही पॉसिबल होता है कि उनको एकदम से ट्रेनिंग दी जाए। तो सबसे पहले बच्चे को कंफर्ट जोन में लाना है, और जो भी पेरेंट्स जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको चाहिए कि बच्चे के साथ में एकदम से बिल्कुल हम कह सकते हैं कि लव अफेक्शन को शो करें, उसको कंफर्ट जोन में लाए, सो दैट बच्चे को भी कहीं ना कहीं वो फील हो कि नहीं, जो भी मेरे साथ में काम कर रहे हैं, जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे प्रति एक अच्छी भावना रखते हैं। और वो कंफर्ट जोन में जब आता है देन फिर आप बच्चे को बता सकते हैं। जैसे बच्चा कई बार हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो जब भी इनको हाई वॉल्यूम पर कोई भी सॉन्ग चलाया जाता है या बहुत नॉइज होता है, जैसे घर में बहुत ज्यादा लेवल पे हम कह सकते हैं कि अगर वॉल्यूम को चलाया जा रहा है, टीवी चलाया जा रहा है, हाई वॉल्यूम रखा हुआ है, तो उस केस में बच्चा अपने कानों पर हाथ रख देता है। तो हम बच्चे को कह सकते हैं कि वो अपने जैसे उसको अगर कहीं ना कहीं वो ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं टुवर्ड साउंड, तो बच्चे को कहा जा सकता है कि आपको जब दिक्कत हो रही है ज्यादा साउंड से, तो आप जब जो भी वॉल्यूम को हाई कर रहा है तो उसको आप बोल सकते हैं कि साउंड को कम कर दो। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज, या जैसे बच्चे को कोई नीड है उसकी, उसको पूरा करना है, या बच्चे के साथ में हम लोग कह सकते हैं कि किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ में मार पिटाई की जा रही है, या सेक्सुअली भी कहीं ना कहीं जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी होते हैं ये अब्यूज होते हैं, कहीं ना कहीं इनके साथ में हम कह सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन होता है सेक्सुअल तौर पे भी, तो उनको ना करना उनको सिखाना है। या अगर उनको किसी प्रकार से इस तरह से हम कह सकते हैं कि दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उनको उसको किस प्रकार से सही व्यक्ति को अप्रोच करना है, वो भी पेरेंट्स जो मदर्स हैं या फादर हैं या जो स्पेशल एजुकेटर है वो एजुकेशन दे सकता है। सेल्फ एडवोकेसी में हम व्यक्ति को एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी व्यक्ति है वो अपने लिए आवाज उठाता है, अपने अधिकारों के लिए, जो भी उसके साथ गलत हो रहा है उसको रोकने के लिए वो आवाज उठाएगा। अब सेकेंड हम बोलते हैं इंडिविजुअल एडवोकेसी। इंडिविजुअल अब हम लोग नाम से क्लियर हो रहा है कि व्यक्तिगत वकालत। व्यक्तिगत वकालत इसमें तो व्यक्ति स्वयं के लिए कर रहा है, और यहाँ पर हो सकता है कि कोई सिंगल पर्सन, 1 और 2 पर्सन या मे बी ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन बोल सकते हैं हम कि कोई भी एक पर्सन या 2 पर्सन, या हो सकता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन हम कह सकते हैं जो किसी भी एक व्यक्ति के लिए आवाज उठाते हैं। लगता है कि किसी के साथ में गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाना। जैसे हम लोग अब ग्रुप ऑफ पर्सन भी हम कह सकते हैं, या 1 या 2 पर्सन में, जैसे हमारा आता है कि फैमिली में है ना, जब किसी हमें लग रहा है कि कोई चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, उसको एजुकेशन का राइट दिया गया है, सबको कहीं ना कहीं इंक्लूजन की बात की गई है कि सबको एक साथ में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एक ही छत के नीचे, जैसे सामान्य बच्चे को, नॉर्मल बच्चे को एजुकेशन पाने का अधिकार है, सेम लाइक दैट हमारे दिव्यांग बच्चों को भी एजुकेशन लेने का राइट है। तो जब कहीं स्कूल में बच्चे को एडमिशन देने के लिए पेरेंट्स जाते हैं और उनको डिनाई कर दिया जाता है कि बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस व्यक्ति के लिए, एक
बच्चा तो एक है, तो उसके लिए उसके फैमिली मेंबर्स या कोई भी जैसे फादर या मदर है या कोई टीचर है जो बच्चे के लिए डेडिकेटेड या बच्चे के साथ में अच्छा काम करना चाहता है, तो या बच्चे के साथ में उसका अच्छा रिलेशन है, उसके लिए अच्छे से कार्य करना चाहता है, तो वो आवाज उठा सकता है उस व्यक्ति के अधिकारों के लिए, उस बच्चे के अधिकारों के लिए, सो दैट उस बच्चे को एजुकेशन का वो राइट जो है वो मिल सके। एंड इसके बाद में हम बात करते हैं ग्रुप एडवोकेसी। ग्रुप एडवोकेसी हमारे हम बोलते हैं समूह वकालत। समूह वकालत, अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ व्यक्ति ने स्वयं के अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं क्या किया, वकालत किया। यहाँ एक पर्सन के अधिकारों के लिए एक कोई भी व्यक्ति या दो पर्सन आवाज उठा सकते हैं, या हो सकता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स भी हैं। अभी अगर हम लोग इसमें बात करते हैं कि जब भी बच्चे के अधिकारों के लिए आवाज उठानी होती है, तो कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स के साथ साथ में कम्युनिटी के भी कोई पर्सन हो सकता है जो आवाज उठाता है बच्चे के अधिकारों के लिए। और ग्रुप एडवोकेसी हम बोलते हैं कि किसी समूह के, हो सकता है कि कहीं जैसे ग्रुप ऑफ क्लास है पूरी, या हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं जिनके कहीं ना कहीं राइट्स उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, जैसे दिव्यांग बच्चे हैं या व्यक्ति हैं, उनको एजुकेशन का या हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट का कहीं ना कहीं राइट प्रोवाइड किया गया है, लेकिन जब वो प्रशिक्षण को प्राप्त करता है और उसके बाद जब वो फील्ड में जाता है, तो हो सकता है कि जो 4-5 बच्चों को हमने ट्रेनिंग दिया था, किसी भी वोकेशन को सिखाया, जब एम्प्लॉयमेंट की बारी आती है, रोजगार देने की बारी आती है, तो उन व्यक्तियों को नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो भी हम कह सकते हैं कि फैक्ट्री में अगर उनको एम्प्लॉयमेंट कहीं नहीं उनको रोजगार देना है, तो उनका मानना ये रहता है कि ये बच्चे अच्छे से कार्य नहीं कर सकते हैं। या कहीं जब भी इनकम की बारी आती है, पूरा मंथ बच्चे से या व्यक्ति से, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनसे काम लिया जाता है, लेकिन जब सैलरी की बारी आती है तो उनको प्रॉपर जितने एक हम कह सकते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति को सैलरी दी जाती है, उतना जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति है उनको नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि ग्रुप एडवोकेसी किया जाए, मतलब कि जो भी ग्रुप कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक्सप्लॉइट हो रहा है, शोषण उनका हो रहा है, तो उस ग्रुप के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे, सो दैट उनके अधिकारों को प्रदान किया जा सके। अब हम बात करते हैं एडवोकेसी की, तो 2 टाइप से करते हैं, एक तो फॉर्मल है, फॉर्मल एडवोकेसी, एंड सेकंड हम बोलते हैं इनफॉर्मल एडवोकेसी। फॉर्मल हम क्या बोलते हैं, औपचारिक वकालत, एंड इनफॉर्मल हम बोलते हैं अनौपचारिक वकालत। जैसे फॉर्मल में हम लोग क्या कहते हैं कि हम लीगली तौर से कहीं ना कहीं औपचारिक रूप से हम व्यक्ति के साथ में, अगर किसी व्यक्ति के साथ में अधिकारों का उनके हनन हो रहा है, तो हम लोग औपचारिक फॉर्मल रूप से उस व्यक्ति के अधिकारों के लिए आवाज को उठाएंगे, कानून की सहायता लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं भी कोई भी इलीगल वे में जाकर के बच्चे के अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगे। और इनफॉर्मल हम लोग कहते हैं कि जैसे फैमिली मेंबर्स हैं, तो वो बच्चे के अधिकारों को प्रदान करने के लिए आवाज को उठाते हैं। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कानून के जो कानून है उनकी सहायता ले सकते हैं, और यहाँ पर जो फैमिली मेंबर्स हैं, माता पिता या कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, वो बच्चे के अधिकारों के लिए कहीं ना कहीं आवाज उठाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप में हमारा आता है लीगल एडवोकेसी। लीगल एडवोकेसी को हम लोग क्या कहते हैं, कानूनी संबंधी वकालत। मतलब
कानूनी संबंधी हम बोल सकते हैं कि लीगल तौर से करेंगे। अब जैसे मैंने क्या बोला कि इनफॉर्मल में तो पेरेंट्स हैं या फैमिली मेंबर या कम्युनिटी के मेंबर हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन लीगल में हमारे कहते हैं कि जो भी हम लोग कह सकते हैं जैसे लॉयर है, जो भी वकील है उसकी हेल्प लेंगे, जो कहीं ना कहीं जो भी अधिकार है उनकी फुल नॉलेज रखता है, कैसे अधिकारों के लिए लड़ना है, कैसे उन अधिकारों को प्रदान करने के लिए उसको आवाज उठानी है, वो भली भांति जानता है। तो लीगल में हम लोग कह सकते हैं कि कानूनी तौर पर कानून की हेल्प लेंगे या जो लॉयर है उनकी हेल्प लेंगे, और उनकी हेल्प लेते हुए उस व्यक्ति के जो भी हमें लग रहा है कि जिसके साथ में भी दुर्व्यवहार किया गया है उसके लिए आवाज को उठाते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टम एडवोकेसी। सिस्टम एडवोकेसी हम बोलते हैं कि जैसे जब भी हम व्यक्ति के अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो हम एक सिस्टम को, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहां जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट कहीं ना कहीं क्या अपनी आवाज उठाने के लिए हम लोग डायरेक्ट किसी भी वे में जाकर के या हम इलीगल वे में जाकर के किसी के साथ में हाथापाई करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे। हम लोग एक सिस्टम को फॉलो करेंगे और सिस्टम को फॉलो करते हुए हम उस व्यक्ति अथवा जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके अधिकारों को प्रदान करेंगे। और जब बच्चे को भी सिखाते हैं तो हम उस बच्चे को, व्यक्ति को भी क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कि किस प्रकार से सिस्टम को फॉलो करते हुए अधिकारों को प्राप्त करना है। तो ये सब हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे, हम कह सकते हैं कि एडवोकेसी के टाइप्स हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को जानना या जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनको जानना अति आवश्यक रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि एडवोकेसी क्यों जरूरी है। नीड ऑफ एडवोकेसी। For children with disability। यानी कि क्या आवश्यकता रहती है, आवश्यकता क्या है, क्या है वकालत की। फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी क्यों जरूरी है। यदि हम लोग कुछ पॉइंट्स है जैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इसी के साथ ही साथ और भी हमारे बहुत सारे हम लोग कह सकते हैं कि सेफ्टी है ना। तो मेनली ये टाइप्स को मैं बता सकती हूँ कि नीड क्या है। एम्प्लॉयमेंट का है तो हम बोलते हैं रोजगार का। जैसे मैंने क्या बोला कि जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति को कहीं ना कहीं अधिकार रहता है कि वो कहीं भी जैसे प्रशिक्षण को पाता है, एजुकेशन को लेता है, तो वो इंडिपेंडेंट होकर के रोजगार भी कर सके, है ना। अब रोजगार के आप जैसे मैंने ट्रेनिंग दे दिया बच्चे को, मैंने उसको वोकेशन सिखा दिया कि उसको प्रिंटिंग का काम सिखा दिया, या मैंने बुक बाइंडिंग का सिखा दिया, पिकल मेकिंग का सिखा दिया, वॉटेवर जो भी मैं बच्चे को प्रशिक्षण दे रही हूँ मैंने सिखा दिया। लेकिन जब उसकी प्लेसमेंट की बारी आती है तब हम उसको ये सोच करके कि ये बच्चा डिसेबल है, ये नहीं कर सकता है, और उसको वो अपॉर्चुनिटीज को नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के साथ में गलत हम कह सकते हैं कि व्यवहार रहता है। तो हमें क्या चाहिए कि हम व्यक्ति को जो रोजगार संबंधी उसको ट्रेनिंग दी गई है उसका प्लेसमेंट भी किया जा सके, उसको रोजगार को भी प्रदान किया जा सके, और जो भी कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं कि जिसके लिए भी वो एलिजिबल होता है उस रोजगार को करने का उसको राइट प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट हम बोलते हैं एजुकेशन का, शिक्षा।
जैसे सामान्य बच्चों की बात करते हैं तो हमारे जितने भी हमें जैसे कानून का अधिकार प्रदान किया गया है, एजुकेशन का अधिकार दिया गया है, कहीं फ्रीली घूमने का अधिकार दिया गया है, ये एजुकेशन का हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें कोई भी अगर नॉर्मल बच्चे की बात की जाती है तो उसको एजुकेशन हम लोग रोक नहीं सकते हैं कि उसको एजुकेशन लेने से। लेकिन जहाँ दिव्यांग बच्चों की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों का जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव होने की वजह से टिल नाउ ऐसा होता है कि हम लोग बात करते हैं कि बच्चों को इंक्लूड किया जाए, उनका इंक्लूजन किया जा सके, इनका मेन स्ट्रीमिंग मुख्य धारा में इनको लाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं उनका नेगेटिव एटीट्यूड होने की वजह से अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया, वेदर वो मैनेजमेंट है या कोई टीचर है या फिर हम लोग कह सकते कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग अभी हम बातों में तो बहुत बोल देते हैं कि इन बच्चों को भी इक्वली ही राइट प्रोवाइड किए गए हैं जैसे कि सामान्य बच्चों को या व्यक्तियों को दिए गए हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उनको लागू करना होता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारे जो हम कहते हैं कि हम फेल हो जाते हैं उन बच्चों को एजुकेशन देने में। अब शिक्षा की बात आती है, हम बोल देते हैं कि इंक्लूजन किया जाए, लेकिन कई बार ये होता है कि मैनेजमेंट का ये होता है कि मेरे पास में तो मेरे स्कूल का रिजल्ट 100% रहता है, जब मैं कोई डिसेबल दिव्यांग बच्चे को एडमिशन दूंगा तो हो सकता है मेरा रिजल्ट डाउन हो जाए, या मैं जो मेरा 100% रहता है तो मेरे गिरावट आएगी। तो ऐसी स्थिति में वो बच्चे को एजुकेशन लेने से कहीं ना कहीं रोकता है, उसको एडमिशन नहीं मिलता है, बच्चा एनरोल्ड ही नहीं होगा तो उसको एजुकेशन कैसे कहाँ से मिलेगा। और जब अगर व्यक्ति बच्चे को एजुकेशन के लिए एनरोल कर भी लेता है तो कई बार जो क्लास टीचर है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रेन टीचर हम बोल सकते हैं कि प्रशिक्षित टीचर ना होने की वजह से, तो टीचर्स का भी यही मानना होता है कि 60 जो बच्चों का रेशियो रहता है क्लासरूम में, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो जो भी दिव्यांग बच्चा है उसको अकेले में हम कह सकते हैं या एकांत में उसको एजुकेशन दिया जा सके, उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो टीचर है उसमें लैक ऑफ स्किल्स होने की वजह से वो भी क्या करता है, बच्चे को कहीं ना कहीं क्या प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पाता है, और वो बच्चे को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि स्कूल में प्रॉपर जो एजुकेशन एक नॉर्मल बच्चे को मिलनी चाहिए उससे वो जो दिव्यांग बच्चे वो वंचित रह जाते हैं। और जब क्लास हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का और यदि क्लास टीचर का पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है तो वहीं पे कहीं ना कहीं कम्युनिटी मेंबर्स का आ जाता है। तो एजुकेशन जब दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं तो जो नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स हैं उनका यूं मानना होता है कि जब हमारे बच्चे इनके साथ में एजुकेशन लेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर दिव्यांग बच्चों में है वो हमारे बच्चे भी सीख जाएंगे। तो ऐसे में हम या तो हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ेगा या तो वो दिव्यांग बच्चा पढ़ेगा। तो ये सारे फैक्टर्स जब हम कहते हैं कि जब कम्युनिटी का, क्लास टीचर का या मैनेजमेंट का जब तक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहता है बच्चा एजुकेशन नहीं ले पाता है। अब नीड क्या रहती है, जब अगर हम लोग कहते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड कहीं भी अगर टीचर का है या मैनेजमेंट का है या फिर कम्युनिटी मेंबर्स का है, तो ऐसी स्थिति में आवाज उठाने के लिए हम क्या करते हैं, जरूरी रहती है कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए एडवोकेसी या वकालत किया जा सके, सो दैट उनको जो राइट एजुकेशन का नॉर्मल बच्चे को दिया गया है वही सेम दिव्यांग बच्चे को भी दिया जा सके। हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य। अब जैसे हमें क्या राइट मिला है कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या है, हेल्थ सर्विसेज को ले सकते हैं, हम लोग हॉस्पिटल में जा सकते हैं, मेडिसिन को ले सकते हैं। अब हमें कहीं लग रहा है कि बच्चा यदि कोई दिव्यांग बच्चा है, डिसेबिलिटी है या उसको कोई हेल्थ इश्यूज हैं, तो उसको भी उतने ही ज्यादा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वही राइट्स उसको भी प्रोवाइड किए गए हैं, उन्हीं राइट्स का वो यूज करते हुए वो भी हेल्थ संबंधी जो भी हम कह सकते हैं कि बेनिफिट्स सर्विसेज दी गई है उनका भी यूज कर सकता है जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति। जब हनन होने लगता है तो ऐसी स्थिति में क्या है, आवश्यकता रहती है कि बच्चे के लिए एडवोकेसी किया जाए या बच्चे को कहीं ना कहीं रेडी किया जाए कि वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाए। सेफ्टी, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अब
जब हम लोग बात करते हैं दिव्यांग बच्चों की, तो हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं नॉर्मल बच्चों के कंपैरेटिवली जो दिव्यांग बच्चे हैं, इनके साथ में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लेवल पे हम कहते हैं कि जो सेक्सुअल अब्यूज है, या हम कह सकते हैं कि इनके साथ में शोषण, कभी इनके साथ मार पिटाई की जाती है, और कहीं ना कहीं ये इसलिए होता है कि ये अपने लिए आवाज नहीं उठाते हैं। तो इनके सेफ्टी के लिए, सुरक्षा की हम कह सकते हैं कि सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, इनके जो भी इनके राइट्स हैं सेफ्टी से संबंधित, उनको प्रदान करने के लिए इनके लिए एडवोकेसी करना या इनको एडवोकेसी सिखाना बहुत ही जरूरी रहता है, सो दैट ये अपने राइट्स के लिए आवाज उठा सके। अब इसी के साथ में हम बोलते हैं इनकम। हमने बच्चे को रोजगार दे दिया, अब कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसको रोजगार दिलाने सिखा दिया, उसको प्लेसमेंट करने में हमें दिक्कत आया। ठीक है, हमने बच्चे के लिए एडवोकेसी किया, वकालत किया, अब हमने उसको कहीं ना कहीं रोजगार तो दिला दिया, पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को रोजगार देने के बाद में ये कई बार ऐसा मानना रहता है, जिन्होंने भी जो भी बच्चे को हायर करते हैं दिव्यांग व्यक्ति या बच्चे को, कि ये इतने स्पीड से कार्य नहीं कर पाता है जितने की नॉर्मल करता है। तो ऐसी स्थिति में जो उसको हम कह सकते हैं कि जितना उसको अर्न करना चाहिए, जितना उसको सैलरी देना चाहिए, उतना उसको प्रदान नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या चाहिए कि जब भी दिव्यांग बच्चा जितनी भी वो मेहनत कर रहा है, वो भी उतना ही हक रखता है, हम कह सकते हैं कि सैलरी पाने के जितने की एक नॉर्मल व्यक्ति रखता है। तो उसके साथ में किसी प्रकार की बायसनेस, भेदभाव ना किया जाए, और उसको भी कहीं ना कहीं कम्युनिटी का उतना ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाए, या उसकी मेहनत को भी उतना ही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उतना ही वैल्यू दिया जाए जितना कि एक नॉर्मल व्यक्ति को जाता है। और जब कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होता है, जब उसको वो जितना वो हकदार होता है अर्न करने का वो नहीं मिलता है, देन नीड रहती है एडवोकेसी की, कि उसको एडवोकेसी जो है वो उसके लिए आवाज उठाई जा सके। तो दीज आर द मेनली हम कह सकते हैं नीड्स है। इसके अलावा जैसे हम लोग बोलते हैं बहुत सारे धार्मिक स्थानों में जाने के लिए, स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने के लिए, या हम लोग कहते हैं कि जो भी एक कानून का अधिकार पाने के लिए, जब भी हमारे साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है तो हम कानून का हेल्प लें, लीगल तरीके से हम लोग अपने लिए आवाज उठाएं। तो ये सारे जो भी एक नॉर्मल पर्सन को जितने राइट्स को प्रोवाइड किया गया है, वही सब राइट्स को कहीं ना कहीं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी प्रदान करने के लिए एडवोकेसी की हम जरूरत समझते हैं कि जरूरत रहती है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एडवोकेसी क्या है, कितने टाइप्स की है, और क्या क्या नीड्स रहती है फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।